हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। अब ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है क्या, देखो दो टाइप के वेरिएशन यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो मैं 11.1 डिस्कस करने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज में जो आएगा डायरेक्ट वेरिएशन आएगा। तो अभी पहले मैं डायरेक्ट वेरिएशन बता के चलता हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन है क्या। ठीक है। देखो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी या तो एक साथ इंक्रीज हो रखी हो या एक साथ डिक्रीज हो रखी हो, तो ऐसी दो क्वांटिटी कहलाती है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे देखो, मैं नंबर ऑफ पेन्स और उसके टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एक पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपये है। क्या माना मैंने कि अगर एक पेन मैं लेता हूँ तो उस एक पेन की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज़ है। तो होगा क्या कि अगर नंबर ऑफ पेन के साथ साथ मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो ऐसे वेरिएशन जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, दूसरी क्वांटिटी घटने, पहली क्वांटिटी घटने पर दूसरी क्वांटिटी भी क्या करे, घटे। यानी कि या तो दोनों का इंक्रीमेंट एक साथ होगा या दोनों ही एक साथ डिक्रीज होगी, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाएगी डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो, नंबर ऑफ पेन्स है। अगर मैं एक पेन लेता हूँ तो कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़ है। अब देखो मैंने नंबर ऑफ पेन कितने कर दिए, 5। तो मैंने नंबर ऑफ पेन को बढ़ाया 5, तो उसकी कॉस्ट क्या आ गई, 25 आ गई। फिर मैंने नंबर ऑफ पेन 7 किए तो कॉस्ट कितनी बैठेगी, 35। फिर देखो पेन 6 हो गए, कम हो गए पहले से, तो देखो कॉस्ट भी हमारी घट गई। फिर पेन क्या हुए, बढ़े तो कॉस्ट भी बढ़ गई। फिर से पेन डिक्रीज हुए तो कॉस्ट भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसी दो क्वांटिटी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ पेन है और उनका जो टोटल कॉस्ट है, ये हमारे क्या होने वाले हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन का होने के लिए अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें अब दो चीज़ें आएंगी। देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेन और टोटल कॉस्ट का रेशियो निकालूं, ठीक है, अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये कितना आएगा भाई, 1/5 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 7/35 में रेशियो चेक करता हूँ तो ये भी कितना आएगा, 1/5 आएगा। इस वाले के लिए मैं चेक करता हूँ, नंबर ऑफ पेन 6 है, टोटल कॉस्ट बैठ रहा था 30, रेशियो चेक करता हूँ, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आता हूँ तो 1/5 आएगा। इसके लिए चेक करते हैं, नंबर ऑफ पेन 12, टोटल कॉस्ट 60, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो कितना आएगा, 1/5। और लास्ट ये जो था कि अगर नंबर ऑफ पेन 2 हो जाए तो उसका टोटल कॉस्ट 10, और इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाता हूँ तो 1/5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर नंबर ऑफ पेन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, नंबर टोटल कॉस्ट को वाई, कि ये जो दो क्वांटिटी एक्स और वाई चल रही है, इनका जो रेशियो रहा, ठीक है, भाई फ्रैक्शन को ऐसा रेशियो लिख सकते हैं, तो मैं रेशियो बोल रहा हूँ कि इनका जो रेशियो रहा वो क्या क्या कांस्टेंट आ रखा है। तो ऐसी दो क्वांटिटी जहाँ पर जिनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जब मैंने यहाँ पे x अपॉन वाई निकाला तो ये क्या आया है, कांस्टेंट। तो ऐसी दो क्वांटिटी जिसके लिए x अपॉन वाई का रेशियो हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर निकल के आए, तो वो दोनों क्वांटिटी क्या कहलाएगी, हमारी डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ पेन्स और टोटल कॉस्ट के केस में हो रखा है कि जैसे जैसे मेरे पेन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, और अगर नंबर ऑफ पेन मेरे डिक्रीज हो जाएंगे तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है डायरेक्ट वेरिएशन क्या होने वाला है समझ में आ चुका होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्या लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे 11.1 में आने वाले हैं। ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा और बता दूं कि मान के चलो अब यहाँ पे कि हमारे पास दो क्वांटिटी है x और y। ठीक है। और अगर ये दो क्वांटिटी x और y हमारी किस वेरिएशन में दे रखी है, डायरेक्ट वेरिएशन दे रखा है। कैसा वेरिएशन है इसके बीच, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी है और डायरेक्ट वेरिएशन में है, मान लो जब ये x x1 है, y y1 है, जब ये x का वैल्यू कुछ x2 है, y का वैल्यू y2 है, तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमेशा ध्यान रखना ये जो x1 y1 होता है ये हमेशा किसके बराबर होगा, x2 y2 के। मतलब चाहे इन दोनों का रेशियो निकालो चाहे इन दोनों का रेशियो निकालो, क्योंकि एक्स वाई किस में है हमारे, x एंड y किस में है हमारे, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इनका जो रेशियो आने वाला है वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के बीच में अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी बात ये, क्वेश्चन में कभी भी लिखा नहीं आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है। 11.1 तो वैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन पे ही करने वाले हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का हो सकता है, किस वेरिएशन पे बेस्ड है, डायरेक्ट या इनवर्स। तो देखो डायरेक्ट कैसे पहचानोगे, डायरेक्ट के लिए मैंने बता दिया है कि या तो दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही होगी या दोनों क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज हो सकती है, तो ऐसे वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएंगे। ठीक है। और इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होगा कि अगर हमारा एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है।
बाकी जब हम दोनों वेरिएशन कर लेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या डायरेक्ट है और क्या इन्वर्स है। तो अभी सिर्फ हम लेके चलने वाले डायरेक्ट वेरिएशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात चल रही है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है डायरेक्टली। अच्छा, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। यानी कि इन दोनों क्वांटिटी जब ये चेंज करेंगे तो किस में डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है, भाई डायरेक्टली बोल रखा है, डायरेक्टली मतलब यही है कि डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो दोनों क्वांटिटी या तो एक साथ इंक्रीज करेगी या एक साथ ही डिक्रीज करेगी। मतलब कि अगर पहला क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पहला क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, घटेगा। जैसे देखो अब 3-4 पार्ट हमें रखे हैं ABCD, बोला गया है इनमें से कौन सी क्वांटिटी, ये जो 4 पार्ट रखे हैं इनमें से कौन सा क्वांटिटीज डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो ए पार्ट में बोला है नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स एंड देयर प्राइस वाई। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल और प्राइस की बात चल रही है। अभी देखो जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल बोला है ना, अब आर्टिकल का नंबर मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नंबर हो सकता है। वो तुम ये मान सकते हो भाई हम कॉपी पेन लेने जा रहे हैं, रजिस्टर लेने जा रहे हैं। चलो मैं बोलता हूँ कि मैं रजिस्टर लेने गया दुकान पे, ठीक है। अब इसको समझो, अगर मैं एक रजिस्टर लेकर आ रहा हूँ, मान लो उसका प्राइस 20 रुपये है, तो अगर मैं रजिस्टर 2 कर दूँ तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ना। अगर मैं 5 कर दूँ तो उसी रेशियो में उसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे मेरे रजिस्टर नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका प्राइस भी बढ़ेगा। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उनका प्राइस डायरेक्ट वेरी करेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाओगे वैसे ही प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स घटाओगे तो प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों क्वांटिटी या तो एक साथ इंक्रीज कर सकती है या एक साथ डिक्रीज कर सकती है। तो इसका जो डायरेक्ट वेरिएशन में है वो ए क्या है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। तो ए के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ए हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। बी वाले पे आ जाओ, बी वाले में लिखा है वेट ऑफ आर्टिकल एक्स एंड देयर कोस्ट वाई। मतलब वेट ऑफ आर्टिकल को यहाँ पे एक्स बोल दिया, कोस्ट को वाई बोल दिया। अब देखो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। देखो वेट बढ़ेगा किसी चीज़ का तो उसका कोस्ट बढ़ेगा। जैसे हम शुगर लेने जाएंगे, अगर मैं 1 kg शुगर खरीदूंगा तो 40 रुपये का आ रहा है मान लो। तो अगर मैं 2 kg शुगर खरीदूंगा तो भी मेरा प्राइस 80 हो जाएगा ना, उसी रेशियो में बढ़ चुका। अगर मैं शुगर 10 kg लूँ तो फिर मेरा कोस्ट क्या बैठ जाएगा, 400 बैठ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे वेट बढ़ाऊंगा किसी भी क्वांटिटी चीज़ का तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या ये दोनों भी साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ा, और अगर वेट को डिक्रीज कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि दोनों या तो एक साथ इंक्रीज हो रखे हैं या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। सी वाले पार्ट पे आओ, सी में दे रखा है डिस्टेंस एंड टाइम, और देखो एक कंडीशन भी लिखी है स्पीड रिमेनिंग द सेम। तो देखो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस स्पीड टाइम में रिलेशन लिखता हूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ने बोले है स्पीड रिमेनिंग से, यानी कि ये जो स्पीड है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि मैं बाइक से जा रहा हूँ और मैं अपना कंटिन्यूसली 50 km/h की स्पीड से चल रहा हूँ, मतलब कि स्पीड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, स्पीड मेरी 50 km/h है। तो भाई ये बताओ अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूँ 50 km/h, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा अपना, मेरा डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा ना। भाई अगर टाइम 1 घंटा तो मैं 50 किलोमीटर चल पाऊंगा, टाइम 2 घंटे तो मैं कितना चलूंगा, 100 किलोमीटर, टाइम 3 घंटे तो 150 किलोमीटर, 4 आवर्स तो 200 किलोमीटर। मतलब कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट कर दी जाए, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स कर दी जाए, ऐसा नहीं है कि स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। 50 km/h बोल रहा हूँ तो मतलब कि मैं 50 की ही स्पीड से जा रहा हूँ, ना स्पीड कम हो रही ना स्पीड बढ़ रही। तो अगर स्पीड फिक्स हो जाए बिल्कुल, तो देखो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और डी वाले पार्ट में देखो फिर से वही चीज़ बोल रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम, कि अगर इस डिस्टेंस को मैं सेम कर दूँ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कुछ फिक्स कर रखा है। तो अगर डिस्टेंस मेरा फिक्स है तो क्या स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन बनेगा क्या वो डायरेक्ट वेरी करेगा कि नहीं। अब इसको ऐसे समझो, मान लो आप स्कूल से अपने घर तक जा रहे हो। अब देखो भाई स्कूल से अब
आप अगर स्कूल से घर तक जा रहे हो और डेली एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे हो, देखो स्कूल से घर जाने के रास्ते किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो 2 तरीके से ले जाए, हो सकता है 3 तरीके से, लेकिन ये मान के चलो कि स्कूल से घर जाने का आप डेली एक ही रास्ता फॉलो कर रहे हो। अगर एक सिंगल रास्ते को लेकर के बात चल रहा हूँ तो डिस्टेंस मतलब कि फिक्स हो गया, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। अब जब आप सेम ही रास्ते से डेली जाओगे तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हो तो सेम है। अब क्या होगा कि अगर आप अपनी स्पीड कम कर लो, स्पीड कम करने का मतलब आप धीरे धीरे जा रहे हो, तो देखो अगर आप धीरे धीरे जाओगे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा लोगे तो टाइम क्या होगा, कम लग जाएगा। यानी कि जब डिस्टेंस फिक्स रहा तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम मेरा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब स्पीड इंक्रीज टाइम डिक्रीज, लेकिन अगर स्पीड को घटाऊंगा, डिक्रीज कर दूंगा, तो टाइम मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा जाने में। तो यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज हुई ना, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज तो दूसरी क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट में मैंने क्या बोला था, या तो दोनों एक साथ इंक्रीज करे या दोनों एक साथ डिक्रीज करे। तो स्पीड और टाइम एक साथ इंक्रीज नहीं कर रही है और ना ही एक साथ डिक्रीज कर रही है, दोनों में उल्टा चल रहा है, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। और ये वेरिएशन मैं बता दूं, ये वेरिएशन हमारा इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन में ऐसी ही सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन दे रखा है, इनवर्स वेरिएशन, जो हम 11.2 में पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि डायरेक्ट वेरिएशन कौन कौन से थे, और 11.2 में क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स वेरिएशन, तो वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, बाकी जो इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी 11.1 में, वो सब डायरेक्ट वेरिएशन पर ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इन दी फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई दोज इन विच ए एंड बी वेरी डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू इच अदर। कि यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी दे रखी है ए एंड बी, तो हमें बताना है, दो पार्ट गिवन है, एक तो ए पार्ट एक बी पार्ट। तो हमें बताना है कि किस पार्ट में जो एक क्वांटिटी ए एंड बी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी ए एंड बी नाम दिया गया है, यहाँ पे भी ए एंड बी, तो किस पार्ट में ये ए एंड बी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन को मैंने बताया ना कि या तो एक साथ इंक्रीज होगी या एक साथ डिक्रीज, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि एक साथ इंक्रीज और एक साथ डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करे, उनका जो रेशियो है ना वो फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो इस ए और बी का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेशियो आना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई 5 से 7 हो रहा है, 25 से 35, 7 से 11 बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर 11 से 18 बढ़ रहा है, 55 से 90 बढ़ रहा है, फिर ये क्वांटिटी बढ़ी, ये क्वांटिटी बढ़ी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, बढ़ना तो चाहिए साथ साथ या घटना चाहिए साथ साथ, लेकिन सेम रेशियो में इंक्रीमेंट होना चाहिए, सेम रेशियो में ही डिक्रीमेंट होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन है तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो जैसे यहाँ पे वो दो क्वांटिटी क्या है, ए एंड बी बोल रखा है, अगर ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में यहाँ पे गिवन है तो सीधी सी बात है, इस ए और बी का किसी भी टाइम पे जो रेशियो आना चाहिए वो एक कांस्टेंट नंबर निकलना चाहिए। मतलब कि चाहे मैं ए बी का रेशियो यहाँ से निकालूं, इस वाले से निकालूं, चाहे मैं ए बी का रेशियो यहाँ से निकालूं, मैं किसी भी को भी लेकर के ए बी का रेशियो निकालूं, वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। मतलब जो पहली बार में आ गया वही दूसरी बार में, वही तीसरी बार में, वही चौथी बार में, तो सभी का रेशियो सेम आना चाहिए। और अगर किसी का भी रेशियो मैच नहीं करा, एक और एक का भी रेशियो मैच नहीं करा, तो इसका मतलब गिवन क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। बात क्लियर आ गई। तो सिर्फ इतना मत याद रखना कि इंक्रीज करनी चाहिए दोनों या दोनों डिक्रीज करनी चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज करना चाहिए। पहले पार्ट में हम वही देखेंगे, भाई इंक्रीज डिक्रीज तो करना चाहिए लेकिन सेम रेशियो में। तो सिंपल सा हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। जहाँ भी बोला जाए कि भाई ये दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, तो सिंपल क्या कर लो, ए और बी उन दोनों क्वांटिटी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, नाम देखो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिखा है, कल को यहाँ पे एक्स वाई आ जाए, पी क्यू आ जाए, एम एन आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं रेशियो निकालता हूँ, देखो 5/25, सबसे पहले क्या रखा है यहाँ पे, ये 5/25। तो अगर मैं 5/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। 7/35 के लिए देखो, 7/35 7 से डिविजिबल ऊपर नीचे, तो 7 1 जा 7, 7 5 35, 1/5 आया। 11/55 का देखो, 11/55 कितना आया, 1/5 आया। ठीक है, 18/19 का देखो कितना आया, 1/5 आया। और ऐसी 48/240 का देखो, 48/240, देखो ये 6 से जा रहा है, 6 8 जा 48,
6 4 जा 24, 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये भी कितना आया 1/5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, पहले वाले का रेशियो 1/5, दूसरे का भी 1/5, तीसरा भी 1/5, चौथा भी 1/5, पांचवा भी 1/5। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो ये हमारा ए और बी का रेशियो आ रखा है, देखो वैसे मैं इसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है, रेशियो को मतलब फ्रैक्शन को रेशियो में लिखा जा सकता है। तो ए अपॉन बी एक कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है। तो अगर ये ए अपॉन बी एक कांस्टेंट, अच्छा वो कांस्टेंट नंबर है क्या यहाँ पे 1/5 है, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ कि ए एंड बी एक कांस्टेंट नंबर है और वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 1/5 है। इसका मतलब ये जो ए एंड बी है ये कैसी है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। किस तरीके से है ये, डायरेक्ट वेरिएशन। तो पहले पार्ट में गिवन क्वांटिटी ए एंड बी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्लियर हो चुका कि कैसे हमें चेक करना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। हम सिंपल उनका रेशियो निकालने वाले हैं, ए अपॉन बी निकालने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाली क्वांटिटी को दूसरी वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने में जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रखा हो सभी का सेम आया, सभी का सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इन चार का सेम आ गया और वो कुछ डिफरेंट आ गया। तो अगर ऐसा हो रखा है कि भाई चार का सेम आ गया, एक डिफरेंट आ गया, तो ये समझ लो डिफरेंट आना ही नहीं चाहिए। बात क्लियर है, सभी एक जैसे है तो ही डायरेक्ट वेरिएशन है। चार सेम आ गए, एक अलग आ गया तो वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक, तो स्टूडेंट ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। ऐसे ही देखो अब पार्ट नंबर बी भी लेके चल रहे हैं इसका। बी पार्ट में भी ऐसे ही बोला गया कि भाई हमें दो क्वांटिटी इधर रखी है और उनका कुछ वैल्यू गिवन है। जैसे क्वांटिटी यहाँ पे ए एंड बी ही बोला गया है। अब यहाँ पे रखा है 4/420, फिर ये लिखा है 524, फिर लिखा है इसमें 8/40, फिर इधर रखा है 945 और उसके बाद रखा है ये 1260। ठीक है, तो देखो चेक करना है कि ये जो ए एंड बी है ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या करेंगे, वही इनका रेशियो निकालेंगे। 4/20, देखो 4/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आया। 5/24, भाई 5/24 का सिंपलेस्ट करूँगा तो इसका सिंपलेस्ट 5/24 से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, 8/40 है, 8/40 का देखना एक बार, 8/40 दोनों 8 से डिविजिबल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1/5 निकल के आया। अच्छा ये 9/45 है, 9/45 इसका देखना, ये भी 9 से डिविजिबल, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 12/60, तो 12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। देखो 4/20 1/5 आया, 9/40 1/12, ये भी 1/5, ये भी 1/5। सिर्फ एक ही है, ये जो 5/24 है ये 1/5 के बराबर नहीं आया है। तो अगर ये 1/5 यानी कि चार तो हमारा सेम दे रही है 1/5 1/5, लेकिन 5/24 ये हमारा 5/24 ही रहेगा, तो ये 1/5 तो नहीं है ना। इसका मतलब सभी का रेशियो मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो ए एंड बी है आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि मान लो अगर चार का सेम आ जाए और एक का भी सेम ना आए तो हम यही बोलेंगे नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है तो वो इन्वर्स होगा, नहीं, इन्वर्स हो भी सकता है, इन्वर्स नहीं भी हो सकता। वो जब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये सीखो कि डायरेक्ट है या नहीं, सिर्फ डायरेक्ट को लेकर के हाँ या ना में बात करेंगे। ठीक है, इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट याद ही मत लाओ। तो ये डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट होता तो ये भी कितना आना चाहिए था 1/5 आना चाहिए था, जो कि ये नहीं आया है। क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट क्या है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है और बी पार्ट में डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ मेट्रो स्टेशन, कि एक मेट्रो स्टेशन के पास जो कार पार्किंग है उसका चार्ज दे रखा है। अब देखो चार्ज इन्होंने कैसे दिया कि अप टू 4 आवर्स ₹60, मतलब अगर 4 घंटे के लिए हम वहाँ पे पार्किंग करते हैं तो उसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, ₹60 देना है। 8 आवर्स के लिए ₹100 देना है, 12 आवर्स के लिए 140, 24 आवर्स के लिए 180।
तो मैंने इसको ऐसे टेबल फॉर्म में बना लिया है कि ये मेरा टाइम हो गया आवर्स में और ये चार्जेस हो गया रुपीज़ में, कि 4 घंटे का मुझे 60 रुपये देना होगा, 8 घंटे का 100 रुपये देना होगा, 12 घंटे का 140, 24 घंटे का 180। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो है बात को, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसने ये पूछा है कि क्या ये चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाए, डायरेक्ट वेरिएशन आ जाए, जैसे वर्ड इसने क्या लिख दिया, प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन लिखा आ जाए, वेरिएशन लिखा आ जाए, बात एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात कह रहा है कि क्या जो टाइम और चार्ज है ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। अब देखो, अगर डायरेक्ट वेरिएशन इतना समझते हो कि नहीं भाई दोनों एक साथ इंक्रीज करनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो हम यही बोल देंगे कि भाई टाइम 4 से 8 हुआ, हमारा चार्ज बढ़ गया, टाइम 8 से 12 हुआ, चार्ज बढ़ चुका, टाइम 12 से 24 हुआ, चार्ज बढ़ गया, तो ये डायरेक्ट है। तो ये गलत होगा यहाँ पे कहना। तो मैं सिर्फ ये पहले ही बोल रहा था कि सिर्फ दोनों इंक्रीज और दोनों डिक्रीज नहीं, दोनों इंक्रीज करनी चाहिए, दोनों डिक्रीज भी करनी चाहिए एक साथ, लेकिन एक सेम रेशियो में करनी चाहिए। समझ में आ गया। मतलब अगर पहली क्वांटिटी का डबल हो रहा है ना, तो दूसरी का भी डबल ही होना चाहिए। अगर पहली क्वांटिटी आधी हो रही है ना, तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब सेम रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोल देंगे कि भाई ये तो एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन ना। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रेशियो ही निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकालेंगे। तो देखो पहला दे रखा है 4/60, हम इस 4/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कितना आएगा, ये 4/60, 4 1 जा 4, ये जाएगा 4 15 जा, तो 1/15 आया ना। और अगर मैं 8/100 को देखूँ तो 8/100, 4 2 जा 8, और 4 से 100 जाएगा 2/25। अगर इस 12/140 को देखा जाए, 12/140, देखो ये किससे चला जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 3 जा 12, 2 बचेगा 20, 4 5 जा, तो 3/35 निकल के आया। और अगर इसको देखा जाए 24/180, 24/180, देखो ये हमारा 6 से जाएगा, 6 4 जा 24, और 6 3 जा 18, और 0 2 2 जा 4, और ये 2 15 जा, मतलब कि क्या निकल के आया, 2/15। अब यहाँ पे ये बताओ, जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया सभी का, क्या सभी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये बराबर आया। यहाँ पे तो सभी का सिंपलेस्ट फॉर्म डिफरेंट ही आ रखा है, किसी का बराबर है ही नहीं। तो किसी का भी बराबर नहीं है, या एक भी अगर डिफरेंट है तो क्या है, मतलब कि ये डायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो कि गिवन क्वांटिटीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है इन दो क्वांटिटी का, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ रहा है, वो जो रेशियो है वो एक फिक्स नहीं आ रहा, वो सभी में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 1/15, यहाँ 2/25, यहाँ 2/15, यहाँ 3/35, तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फिल इन द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई। अब देखो अभी तक हम क्या करते हैं, हम चेक कर रहे थे कि भाई गिवन क्वांटिटी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। अब हमें चेक नहीं करना, अब वो खुद से ही बोल रहा है कि जो यहाँ पे एक्स और वाई दो क्वांटिटी है ना, ये दोनों क्वांटिटी किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन तो है। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो जो यहाँ पे मिसिंग क्वांटिटी हमें नज़र आ रही है, जैसे x1, y1, ठीक है, और y2, तो ये तीन क्वांटिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब बात को समझो, यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये जो x/y है ये हमारा किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब इस x/y की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। मतलब चाहे इसको लेकर के एक्स वाई का रेशियो निकालो, चाहे इन दोनों को लेकर के निकालो, चाहे इन दोनों को लेकर के, या इन दोनों को, सभी का रेशियो क्या आना चाहिए, इससे आना चाहिए। तो अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 7 और 21 का रेशियो, x1 और 57 का रेशियो 21/y1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1.5/y2। क्योंकि सभी बराबर, क्योंकि सभी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, दोनों क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो चाहे इनको लेकर निकाल लो, चाहे इन दोनों का चेक कर लेना, चाहे इन दो का, चाहे इनका, तो कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब सभी का एक फिक्स्ड नंबर, तो सभी क्या हो गए, सेम ही हो गए। अब देखो बस ऐसे करके, अब इन दो को लेकर के चल रहे हैं हम। अगर मैं 7/21 को लेकर के चलता हूँ तो ये x1/57 है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो भाई 7 को मैं 1 लिख सकता हूँ,
और ये 3, तो ये 1/3 तो हो चुका। तो सिंपल मैंने और सिंपलेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये 7/21 का मतलब क्या है, 1/3 ना। तो अगर मैं इन दो को लेकर के चल रहा हूँ तो 1/3 किसके बराबर, x1/57, क्योंकि भाई मुझे x1 निकालना है। x1 निकालना है तो 57 डेनोमीटर में है, उधर भेज दो तो कहाँ जाएगा, न्यूमीटर में। तो 57/3, तो x1 कितना आएगा, 57 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो x1 आ गया 19। ऐसे देखो ये 21/y1 ये भी इसके बराबर होगा, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन ये बना सकते हैं कि भाई जो 21/y1 है ये भी किसके बराबर, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 3 इज इक्वल टू y1 × 1, तो y1, तो y1 कितना आ गया, 63 आ गया। और ऐसे ही ये 1.5 बाय जो y2 है, 1.5 अपॉन में y2, ये भी किसके बराबर, इसके बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.5 × 3 इज इक्वल टू y2, तो y2 कितना आ चुका हमारे पास, 4.5। ठीक है, तो अगर दो क्वांटिटी हमारे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म सभी का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सभी क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं। तो x1 19 आ गया, y1 63 आ गया और y2 हमारा 4.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इफ़ $120 कैन बी टेकन इन एक्सचेंज ऑफ ₹5754, हाउ मैनी डॉलर कैन विवेक गेट इन एक्सचेंज ऑफ 2637.25। देखो सबसे पहले तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि जो दो क्वांटिटी की बात चल रही है क्वेश्चन में वो क्या क्या है। अब अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि $120 के बदले हमें क्या मिल रहा है, 5,754 रुपीज़ मिल रहा है, 5,754 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमें ये बताना है कि अगर मेरे पास 2637.25 रुपीज़ है तो उसके बदले में मुझे कितने डॉलर मिल जाएंगे, बात चल रही है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ रखी है क्वांटिटी में, एक तो आ रखा है भाई डॉलर, एक तो है यहाँ पे डॉलर, यानी कि है तो यहाँ पे हमारा करेंसी ही, लेकिन वो करेंसी दो में दे रखा है ना, एक डॉलर वाली करेंसी है और एक दे रखा है रुपीज़ में। ठीक है, तो हमें ये बताना है यहाँ पे दो क्वांटिटी कौन कौन सी है, डॉलर एंड रुपीज़। तो देखो जब हमारे पास $120 है, जब हमारे पास $120 तो उसके बदले में कितना रुपीज़ मिल रहा है हमें, 5,754। ठीक है, तो अगर हमें ये टेबल बनाना आ गया तो भाई क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर डॉलर 120 तो रुपीज़ क्या 5754, तो हमसे पूछा गया अगर ये रुपीज़ 2637.25 हो जाए तब कितना डॉलर मिलने वाला है। तो कितना डॉलर मिलने वाला है वो मुझे नहीं पता, तो वही फाइंड करना है। तो जो चीज़ नहीं पता होगी उसको हम कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, मैंने मान लिया x। अब यहाँ पे ये बताओ, ये दो क्वांटिटी चल रही है डॉलर और रुपीज़। देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, हमें क्वेश्चन को पढ़ के खुद से पहचानना होगा। अब देखो अभी तो ये एक्सरसाइज 11.1 चल रहा है, तो भैया हमें पता है 11.1 है, तो इसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा है तो उसी पर बेस्ड होगा ये। लेकिन एग्जाम के टाइम पे कैसे पहचानोगे भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या फिर इनडायरेक्ट का मतलब इनवर्स ही है। ठीक है, तो इनवर्स इनडायरेक्ट एक ही बात है। ठीक है, तो ये समझो भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ डॉलर बढ़ेगा इसका मतलब रुपीज़ भी तो बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर बढ़ने के साथ साथ रुपीज़ भी बढ़ रहा है। भाई $1 मान लो 80 रुपये का है, तो $2 कितना हो गया, उसी रेशो में बढ़ गया ना 160। 3 कितना हो गया 240 रुपये का, 4 कितने हो गए 320 रुपये का, 5 हो गए 400 रुपीज़ का। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डॉलर बढ़ेंगे तो अमाउंट रुपीज़ में भी तो बढ़ेगा हमारा, इसका मतलब दोनों में कैसा वेरिएशन है। तो गिवन क्वांटिटीज़ कैसी है हमारी, डायरेक्ट वेरिएशन। कैसी क्वांटिटीज है ये, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन तो दोनों क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट में क्या होता है, जो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो गिवन क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसका मतलब 120,5724। भाई इसको मैं ऐसे बोल दूँ, चलो ये x है ये y है, तो इस x और y का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मतलब कि चाहे यहाँ से x/y निकालो चाहे यहाँ से x/y निकालो, सब कुछ क्या है, सेम है। तो x 2637.25। ठीक है, क्योंकि x निकालना है तो 2637.25 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये 120 इंटू 2637.25 डिवाइडेड बाय 5724 इज इक्वल टू क्या x। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, देखो ये 4 से चला जाएगा ना,
4 3 जा 12 और एक 0, ये 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 17 बचा, 4 4 जा 16, फिर ये 12 हो गया, 4 3 जा 12, ये 4 1 जा 4। अब ये किससे जाएगा, अब तो ये किससे डिवाइड होता तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 1 4 3 1 ये 3 से जाएगा। अच्छा एक बार ये 4 5 6 3 9, तो 3 से चला जाएगा। देखो 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 23 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 2 बच के 21 हो गया, 3 7 जा 21। कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट में लिख दे रहा हूँ, न्यूमेटर में 10 बचा है, 2637.25 बचा है, और नीचे ये हमारा 477 बचा है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, एक्स के। 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, या ऐसे करो, मैं यहाँ से चलो 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 26372.5 बच गया, और नीचे क्या है, ये 477 इज इक्वल टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया जाए भाई, या तो इसको सीधे सीधे किससे डिवाइड कर दिया जाए, 477 से, और अगर ये कैंसिल हो सकता है तो देख लो भाई, ये जहाँ तक है 7 7 11 4 15, ये 3 से डिविजिबल, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो देखो 7 2 9 2 11 5 16, 6 2 8 3 11 7 18, 2 20 5 25, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 477 से ही डिवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इफ़ $120 can be taken in exchange of rupees 5754, how many dollars can Vivek get in the exchange of rupees 2637.25। देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में ये जरूर पहचानना है कि किन दो क्वांटिटी की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे डॉलर एंड रुपीज़ की बात चल रही है। किस किस की बात चल रही है, डॉलर एंड रुपीज़ की बात, कि इतना डॉलर है तो इतने रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। जैसे इसने कहा कि अगर $120 है तो $120 के बदले क्या मिलेगा, 5754 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मुझे 2637.25 रुपीज़ मिला तो ये कितने डॉलर के एक्सचेंज में मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉलर है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये एक्स है। जब नहीं पता तो कुछ वेरिएबल मान लेंगे, वेरिएबल में एक्स वाई कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक तो हमें ये जरूर पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन के बीच में कि भाई ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या ये इनवर्स वेरिएशन है। देखो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा हमारा रुपीज़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूँ $1 80 का है, तो ये बताओ $2 कितने हुए, 160 रुपीज़ के हुए कि नहीं हुए। $5 कितने के हुए, 400 रुपीज़ के हुए कि नहीं हुए। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा उसी रेस्पेक्ट उसी रेशियो में रुपीज़ भी बढ़ता जाएगा ना। तो मतलब कि अगर मैं ये क्वांटिटी x बोल रहा हूँ, ये क्वांटिटी y है, तो दोनों क्वांटिटी हमारे किस में दे रखी है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये जो गिवन क्वांटिटी है ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये जो x बाय वाई आता है ये हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा। तो इसका यूज़ करके मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे यहाँ से x बाय वाई निकालो, चाहे इनका x बाय वाई निकालो, दोनों का सेम, मतलब कि 120/5734, चाहे ये निकालो, या x अपॉन 2637.25, चाहे यहाँ से ये कितना आएगा, ये सेम ही आएगा, ठीक है। क्या करो, देखो 120 और 5734, इसको चाहो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ये 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 17, 4 4 जा 16, 13 बचा, 4 3 जा 12, और ये किससे कर रहे हैं हम। अच्छा यहाँ पे देखो ये 5 4 है हमारा, कितना है 5 4, तो ये 4 1 जा 4, 17 बचा था, 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे ये 15 बचा, तो 4 3 जा 12, और 12 के बाद ये कितना बचा 34। तो ये 4 से तो नहीं जाएगा, तो देखो ये 4 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 से। तो ऊपर वाले को हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 0, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 27 हो गया, 3 9 जा 27, फिर ये 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बचा 24, 3 8 जा 24। क्या क्या बचा है उसको हम लिख ले रहे हैं। ऊपर 40 बचा, नीचे ये 1918 बचा, ठीक है। ये x अपॉन 2637.25। देखो हमें x निकालना है, अगर हमें x निकालना है तो 2637 को भी कहाँ भेज दो, RHS में LHS में भेज दो। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय किससे, 1918। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 2 जा 4 और ये 0, कितना बचेगा 2 9 जा 18, यहाँ पे 1 बचा, 1 1 11, 2 5 जा 10, और ये फिर 2 9 जा 18।
अब ये किससे जाएगा, अब फिर से देख लो, यहाँ पे ये बचा 959। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो भाई डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो। अच्छा 20 से ये 100 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। ऊपर क्या बचा, 263725, और नीचे क्या बचा, ये 959 इंटू 5 इज इक्वल टू चल रहा है x। 5 दे है लास्ट में तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, ऊपर जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा 13 हो गया, 5 2 जा 10 37 हो गया, 5 7 जा 35 22 हो गया, 5 4 जा 20 5 5 जा 25। अब इसको देख लो भाई ये किससे जा सकता है, इसको हम सीधे सीधे या तो 959 से ही डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको 959 से ही डिवाइड कर दिया जाए या उससे पहले इसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 7 1 जा 7, ठीक है, 25 बचा, 7 3 जा 21, और ये 49 बचा, 7 7 जा 49। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर 7 से हो जाएगा, देखो 7 7 जा 49, 3 था 37 बच गया, 7 5 जा 35, 37 था यहाँ तक 2 बच गया 24, 7 3 जा 21, फिर 3 बचा 3 5 मिलकर 35, 7 5 जा 35। ठीक है, और अगर इस 7 5 3 5 को 137 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा, तो x आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो 7535 को 137 से डिवाइड कर दो तो x आ गया 55। मतलब कि हमें कितने डॉलर मिलेंगे, तो अगर हमारे पास अमाउंट है 2637.25 तो इसके एक्सचेंज में हमें कितने डॉलर मिल जाएंगे, 55। तो हमें कितने डॉलर मिल जाएंगे, 55 डॉलर मिलेंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पार्ट देखो ज़्यादा आएगा ही। ठीक है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने गलती से क्या लिख दिया था 34, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए जब भी कैलकुलेशन लिखो वो थोड़ा हमें क्लियर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने किया क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।